शॉर्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। और आज क्लास 10th का भाग 2 है और फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अगर यदि आप वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लें, ठीक है, ताकि आपको और जो भी आगे वीडियो बनेंगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्लासेज पर मात्र एक ही वीडियो बना हुआ है और चंदन केमिस्ट्री जो क्लासेज था 1 2 3 वो ब्लॉक हो गया है। तो उस पर जितने सारे स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, ठीक है, तो वो शॉर्ट क्लासेज 1 2 3 को सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे वीडियो अब अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, इसमें आप लोग क्या जाने, प्रतिकारक या अभिकारक, ठीक है। उसके बाद एरो चिन्ह, यहाँ प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक या प्रतिकारक कहलाता है, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, ठीक है। एक से अधिक प्रतिकारक या अभिकारक हो तो प्लस चिन्ह दिया जाता है, और एक से अधिक प्रतिफल हो तो भी प्लस चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। जैसे ए है हाइड्रोजन H2, आई क्लोरीन है Cl2, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन करेगा। जब क्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, समीकरण को संतुलित कर देते हैं, 2 लगा दिए तो ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। और ये है प्रतिफल, ये क्या बना, ये प्रतिफल बना। और इसका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हमारे पेट में होते रहता है, ये हमारे पेट में होते रहता है, और जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मदद करता है, ठीक है। अगर यदि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा, तो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा 1% है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2% भी अगर बढ़ जाती है तो भी उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सर 3% हो जाएगा या 4% या 5%, तो जैसे ही 5% होगा तो यहाँ पर तो ढकार उकार, यहाँ 2% होगा तो गैस निकलेगा, 3% होगा तो मुंह से गैस निकलेगा, ढकारिएगा, ठीक है। और जैसे ही 4% होगा तो 4% होगा तो वोमिटिंग चालू होगा, अब 5% होगा तो और ज्यादा हो जाएगा, जिसे मतलब सलाइन वलाइन सब लगाने पड़ जाएगा आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हमारे पेट में होते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हमारे पेट में होते रहता है, ठीक है। हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितना % चाहिए, तो मात्र 1% चाहिए। हमारे शरीर के लिए ये 1% ही चाहिए। 2% हो जाएगा तो गैस बनाएगा, फुस करते रहिएगा, ठीक है। लेकिन जैसे 3% होगा तो पीछे से फुस नहीं कीजिएगा, मुंह से फुस कीजिएगा, जहां लीजिएगा ढकार होगा, ठीक है। 4% होगा तो फिर तो वोमिटिंग चालू करना हो जाएगा, तो दोनों दिन चालू हो जाएगा, मुंह भी पीछे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक, ये तो हाइड्रोजन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु है। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिला, ये एक नया यौगिक बना और प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको हम कह सकते हैं प्रतिकारक या इसी को अभिकारक बोला जाता है, अभिकारक। तो प्रतिकारक या अभिकारक, ये दोनों पदार्थों को प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। दोनों पदार्थों को प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपको वीडियो पार्ट 1 में बता दिया गया है।
वीडियो पार्ट 1 में बता दिया गया है। ठीक है, प्रतिफल, प्रतिकारक या अभिकारक और प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एरो चिन्ह, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक प्रतिफल है, एक से अधिक प्रतिफल है तो प्लस चिन्ह देते हैं, और एक से अधिक प्रतिकारक या अभिकारक है तो भी पीछे प्लस चिन्ह दिया जाता है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच एरो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, एरो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए। हो गया, चलो मिटा दें। अब देखिए CaCO3 और इसको गर्म किया जाएगा तो ये टूटेगा, तो ये बनेगा CaO और CO2। ठीक है, यही काहे बनेगा आपको डीपली बताया जाएगा सर, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अभी समझिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये है कल्ली चूना, कल्ली चूना, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको गर्म किया गया तो ये इसमें टूट गया। ठीक है, ये समीकरण संतुलित है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको अभिकारक बोल सकते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, और इसको कहेंगे प्रतिफल। ये दोनों को प्रतिफल बोलेंगे, ये दोनों को प्रतिफल बोलेंगे या उत्पाद, उत्पाद। ठीक है, इसको अभिकारक बोलिए या प्रतिकारक बोलिए, प्रतिकारक। नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या था? फर्स्ट समीकरण से H2Cl2 बना क्या? HCl। समीकरण संतुलित कर दिए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल बोलिए, एसिड मीन्स अम्ल होता है। तो यह फर्स्ट समीकरण था। तो इसको अभिकारक या प्रतिकारक बोले, यानी एरो चिन्ह के जो पीछे रहेगा उसी को प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। ऐसे डिफिनेशन है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिफल का डिफिनेशन है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। अब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु परस्पर टूट करके परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। ये है H2ICl2। ठीक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के जो अणु है ये टूटकर, इसके जो अणु है हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन का अणु, ये टूटकर किस में बदल जाता है? तो परमाणु में बदल जाता है, परमाणु में बदल जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन के अणु और परमाणु के अणु परस्पर टूट करके और क्या इसमें बदल जाएगा? तो ये परमाणु में बदल जाएगा। ठीक है, परमाणु में बदल जाएगा। फिर ये परमाणु पूर्ण संगठित होकर के, फिर ये जो परमाणु है पूर्ण संगठित होकर के फिर किसमें हो बदल जाएगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। तो नया पदार्थ बना HCl, यहाँ पे यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे ये भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो अणु है, इसका अणु टूटा। तो अणु जब टूटता है तो परमाणु से बड़ा कण है। देखिए, अणु टूटेगा तो परमाणु बनेगा। ठीक है, अब परमाणु जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके 36 कण उत्पन्न होता है। और एन से चलेंगे तो
इस सब मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसके और कई कण मिलेंगे तब बनेगा परमाणु। और परमाणु जब कई परमाणु मिलेगा तो ये बना परमाणु। और कई परमाणु जब मिलेगा तब अणु का निर्माण होगा। कई परमाणु जब मिलेगा तब अणु का, कई अणु मिलेगा, कई परमाणु मिलेगा तब अणु, और कई अणु मिलेगा, कई अणु तब जाके बनेगा पदार्थ। तो आपको पदार्थ का तो डिफिनेशन याद होगा कि दुनिया की कोई भी वस्तु में जो स्थान घेरे रुकावट डाले तथा जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है। तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है। हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन का अणु क्या हो जाता है, दोनों टूट कर परमाणु में बदल जाता है। किस में बदल गया, परमाणु में। एक परमाणु में इसका अणु, हाइड्रोजन का अणु टूटा तो परमाणु में बदला, क्लोरीन का अणु टूटा परमाणु में बदला। अभी परमाणु में बदल गया, परिवर्तित हो गया। अब पुनः ये परमाणु क्या हो जाएगा कि पूर्ण संगठित होगा, फिर इकट्ठा होगा तो अणु का निर्माण होगा। और कई परमाणु मिला तब कई अणु बना, और कई जब अणु मिलेगा, अब बहुत सारा अणु है तो बहुत सारा अणु जब मिल गया, बहुत सारा अणु जब मिला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन का अणु टूटने के बाद परमाणु में परिवर्तित हो गया, तो क्लोरीन का अणु क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित होगा, हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोजन परमाणु में परिवर्तित होगा। क्लोरीन के अणु क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित होगा और हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन परमाणु में परिवर्तित हो गया। और दोनों हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु आपस में पुनः संगठित होगा और एक नए अणु का निर्माण करेगा। और वही नए प्रकार के कई अणु मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। एक नए पदार्थ बना दिया, निर्माण कर दिया, जिसका नाम पड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड। जिसका नाम क्या पड़ा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो हमारे पेट में पाया जाता है और ये भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाने से कई प्रकार की गैस की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे ढकार हो गया, गैस निकलने लगता है, और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो वोमिटिंग ये सब चालू हो जाता है। समझ गए? तो ये है चीज, इसे नोट किया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। तो फर्स्ट ये विशेषता क्या है, फर्स्ट जो है ये गैस की उत्पत्ति करता है। ये गैस की उत्पत्ति, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति। दूसरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और फोर जो है आपका ताप में परिवर्तन, और 5 है अवस्था में परिवर्तन, ये है विशेषताएं। ये क्या है, ये विशेषताएं हैं और अब इसी पर चर्चा होगी। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, हमें क्यों जानना है रासायनिक अभिक्रिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है।
चलिए तो इसे को हम जान लेते हैं। तो इसे आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। गैस की उत्पत्ति तो रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति, गैस निकलेगा तो गैस के लिए सिंबल दिया जाता है सर ऊपर की ओर। एक गैस जिस तरह से ऊपर एरो का चिन्ह मिलेगा समझिए कि गैस निकल रहा है। अवक्षेप का बनना तो अवक्षेप के लिए ये सिंबल मिलेगा आपको इस प्रकार से, नीचे एरो के डाउन रहेगा, ठीक है। तो यह है अवक्षेप का बनने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रंग में परिवर्तन, तो रंग में परिवर्तन कलर चेंज है इसमें। नीला पीला जब कलर चेंज होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कलर चेंज होगा तो वहां पर लिख दिया जाएगा श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ताप में परिवर्तन किसी, जैसे मान लिया कि सर ईथर, तो ईथर का जो है क्वथनांक के 37 डिग्री सेल्सियस पर ही मतलब ये वाष्प बन करके उड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। और एल्कोहल का जो क्वथनांक है सर, एल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले ईथर, तो यही है ताप में परिवर्तन, ये इतना ही डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर वाष्प बन जा रहा है। अल्कोहल के लिए चाहिए कितना, और जल के लिए, तो जल के लिए सर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब जाकर के जल खोलेगा, वाष्प में बदलेगा। तो टेम्परेचर में परिवर्तन है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे गैस को आप रासायनिक में जल को गर्म कीजिएगा तो अवस्था में तो परिवर्तन वो वाष्प में बदल जाएगा, तो ये हुआ अवस्था में परिवर्तन। जल जो है तो जल को आप गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद वो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदलेगा। तो वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था है, तो वाष्प है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस प्रकार गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से होती है। गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से होती है, अब आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप क्या जानें कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया में 5 पॉइंट आपको मिलते हैं। गैस का निर्माण करता है, अवक्षेप बनाता है, रंग में परिवर्तन भी हो जाता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ठोस पदार्थ है, कभी द्रव में आ जाए, गैस में आ जाए, ठोस तो ठोस ही रहेगा, ठीक है। द्रव ठोस में भी हो सकता है, गैस जो है तो गैस द्रव में आ सकता है, ठीक है। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं, जिसमें सर गैस की उत्पत्ति हुआ, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। इसे नोट कीजिए। हो गया, चलो ठीक है। तो गैस के लिए सर रासायनिक अभिक्रिया में गैस के लिए सिंबल है एरो चिन्ह या स्मॉल जी आप दे सकते हैं, दोनों में से इस यह लिखिए या ये लिखिए। देखिए किस प्रकार, तो आपको एक एग्जांपल समझना है सर कि कुछ रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, गैस उत्पन्न होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस उत्पन्न होती है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक के हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। आइए किस प्रकार से होगा, तो इसलिए समीकरण को देख लेते हैं अभिक्रिया को। तो दानेदार ये दानेदार जिंक है, ये दानेदार जिंक है, ठीक है। दानेदार जिंक जो है से दानेदार है, दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जा रहा है, HCl। ये कैसा अम्ल है, तो तनु अम्ल है। तनु अम्ल का अर्थ हुआ कि जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। तनु अम्ल की, जिस अम्ल में तनु शब्द जुड़ गया है,
कोई भी अम्ल हो और तनु शब्द जुट गया है, ये जो तनु देख रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पहले तनु आ गया, इसका अर्थ हुआ कि ये तनु जैसे ही लगा तो समझ जाए कि इस अम्ल में जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है। जल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा अधिक, जल H2O अधिक रहेगा, अधिक, और एसिड अम्ल की जो मात्रा रहेगा, अम्ल वो कम रहेगा। जल से अम्ल कम रहेगा और अम्ल से अधिक रहेगा जल। किस अम्ल में? तो तनु अम्ल में। तो तनु अम्ल जैसे ही आप सुने सीधे समझ जाइए कि जल की मात्रा अधिक है और अम्ल की मात्रा कम है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन अब आपको जानना है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, वो गैस उत्पन्न होता है। तो ये जो जिंक है, दानेदार जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा क्या? तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इसी को अभिकारक बोलेंगे और इसको अभिकारक बोलेंगे, और नया प्रतिफल क्या बनेगा? तो जिंक करेगा रिएक्शन क्लोरीन से, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो या तो आप ये लिखिए, नहीं तो स्मॉल g भी लिख दीजिए नीचे। ठीक है, या नहीं तो फिर ई नहीं लिखेगा तो या तो फिर इस प्रकार से लिख दीजिए ऊपर एरो चिन्ह, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन सर आपको बताते हैं। एक परख नली में क्या? एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उसे मिला दीजिए, तो वहां से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट को लीजिए और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइएगा तो कुछ देर केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना चालू हो जाएगा। इस रिएक्शन को भी देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये दानेदार जिंक को तनु अम्ल में दानेदार जिंक जब तनु अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बनता है, ZnCl2 बनेगा सर, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तनु अम्ल का अर्थ हुआ कि तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम। और सांद्र अम्ल में सर, सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल, इसमें क्या होता है? सांद्र अम्ल में इसमें होता है कि जल और अम्ल, तो इसमें होता है कि जल कम रहेगा, जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक। ठीक है, जल की मात्रा कम होगा और अम्ल की मात्रा अधिक। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक। सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक होगा। समझ गए? तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा कम। तनु अम्ल में जल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा कम। सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम। तो तनु अम्ल सांद्र अम्ल के उल्टा है या सांद्र अम्ल तनु अम्ल का उल्टा है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। तनु अम्ल वीक एसिड यानी कमजोर अम्ल और सांद्र अम्ल मजबूत अम्ल होता है। ठीक है, तो सेकेंड रिएक्शन है कि सोडियम कार्बोनेट को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका नाम है, इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्शन कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है तनु HCl से, HCl तनु अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलेगा? तो बनेगा NaCl, फिर हो जाएगा H2O और फिर बनेगा CO2। तो ये देखिए
Cl हो गया, उसके बाद H2O और फिर हो गया CO2, ये रिएक्शन। और ये गैस के लिए सिंबल मिल गया, ये जो ऊपर एरो का चिन्ह है ये गैस के लिए सिंबल दिया जाता है। ठीक है, तो ए है, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु अम्ल, तो कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्लोरिक अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल है, लेकिन कौन सा अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट के प्रखंडनी में लेकर के तनु अम्ल डालते हैं तो क्या बनता है, NaCl, H2O और CO2 बनता है। समीकरण को संतुलित कर लिया जाए तो ये समीकरण संतुलित है। NaCl यहाँ कितना है, यहाँ पे 2 लगाते हैं तो यहाँ भी हमको 2 करने पड़ेगा, फिर समीकरण संतुलित हो जाएगा। का ऑक्सीजन के 3 परमाणु और यहाँ पे 2 एक 3 परमाणु, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगाए तो, और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो क्लोरीन यहाँ से ये 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण संतुलित है। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सर ये अब अवक्षेप का बनना है और ये रासायनिक अभिक्रिया की दूसरी विशेषता है। ठीक है, तो ये दूसरा है और कह रहा है कि अवक्षेप का बनना, इसका अर्थ हुआ कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से ठोस रूप में पृथक हो जाता है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से पृथक रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है, इसी को साधारण नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहा जाता है, और ये है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका एक क्यू, इसका अर्थ है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, एक क्यू है सर, एक क्यू, इसका अर्थ होता है जलीय विलयन। ठीक है, AQ का अर्थ क्या हुआ, AQ क्या संकेत देता है रासायनिक समीकरण में, जलीय विलयन का संकेत देता है। तो यहाँ पर NaCl है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डाला जाता है तो क्या होता है, तो वही होगा जो अवक्षेप के रूप में अलग होगा। तो कौन सा पदार्थ अलग होगा, रिएक्शन द्वारा इसको बना लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा AgCl2 नहीं, AgCl, ये इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट ठीक है, क्या इसका नाम हो गया सोडियम नाइट्रेट। और ये जो दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, दही जैसा सफेद अवक्षेप, दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट, हाँ ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। किसमें, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है तो दही जैसा सफेद अवक्षेप, किसके जैसा, किस कलर का जैसा, तो दही कैसा है, उजला होता है, तो दही यानी दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अवक्षेप प्राप्त होता है, तो मैंने सिंबल बताया था अवक्षेप के लिए इस प्रकार से। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि विलयन से पृथक हो गया सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड जो प्राप्त हुआ वो दही जैसा सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया, और ये सोडियम नाइट्रेट है। तो ये सोडियम नाइट्रेट है,
तो सोडियम नाइट्रेट ये बना, इससे आपको सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप भी प्राप्त हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। पहली विशेषता पढ़े कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मिलेगा जिसके जलीय विलयन से ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो जलीय विलयन से, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से सिल्वर नाइट्रेट जब उसमें डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, तब सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसे नोट कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। रासायनिक समीकरण में सेकेंड विशेषता है ना, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। और एक और एक एग्जांपल आपको बता दें कि इसे जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलो। तो अब सेकेंड रिएक्शन कहता है क्या कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2 और इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस, तो सर ये है बेरियम क्लोराइड और ये है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बन जाता है BaSO4, यही बन गया बेरियम सल्फेट। ये क्या बन गया? बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट बन गया। और बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, सफेद अवक्षेप का निर्माण हुआ। और अवक्षेप के लिए इन एरो का चिन्ह दे दिए और प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाता है। ये समीकरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये इसका अर्थ यहाँ पे 2 लगाए तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के यहाँ 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। बेरियम 1 है तो बेरियम के 1 परमाणु, और SO4 सल्फर है वो ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो हुआ क्या कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में H2SO4 यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला गया, इसके जलीय विलयन में, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को डाला गया तो क्या बनता है? बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये सेकेंड एग्जांपल था। तो यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पर अवक्षेप बनने के नियम में कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दूसरा विशेषता है कि अवक्षेप का बनना, तो कहता है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो विलयन से ठोस के रूप में पृथक हो जाता है, तो या तो इसको इस तरह से लिखिए या तो यहाँ पर स्मॉल s दे दीजिए। इसे नोट कर लीजिए, जल्दी इसे नोट किया जाए।
तो तीसरा विशेषता है रंग में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में, तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट है, तीसरा रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जो पदार्थों के रंग में भी उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके दो एग्जाम्पल हम आपको लेकर के आए हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है, और इसके हम दो एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। और इसमें नींबू का रस निचोड़ा जाता है। किसका, नींबू का रस निचोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका रंग गायब हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में, पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में, ठीक है, तो विलयन किसका, यानी जलीय विलयन। तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में नींबू का रस निचोड़िएगा, किसमें, इसके जलीय विलयन में। इसके जलीय विलयन में नींबू का रस निचोड़िएगा तो इसका जो रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। समझ गए। पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग, तो इसका किस प्रकार का रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। ठीक है, बैगनी रंग, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, बैगनी। अब पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग में सर आप क्या कर रहे हैं कि नींबू का रस निचोड़ रहे हैं, लहर के पूरा एकदम निचोड़ रहे थे, धीरे धीरे बैंगनी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, धीरे धीरे बैंगनी रंग गायब हो जाता है। और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रंग होता है वो रंग नारंगी की तरह होता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग होता है नारंगी की तरह, और ये अम्लीय विलयन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय विलयन में नारंगी रंग प्रदर्शित करता है। और इसमें सर जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन का रंग क्या है, नारंगी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग नारंगी, इसका जलीय विलयन होगा अम्लीय। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन अम्लीय होगा, और रंग क्या होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो नारंगी कलर है, और नारंगी कलर का होगा तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिएगा तो ये क्या हो जाता है कि नारंगी से सीधे हरा में चेंज हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है, और अम्लीय होगा तो उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग है नारंगी, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग है नारंगी, और उसमें आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कीजिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो वो नारंगी से सीधे बदल जाएगा, नारंगी से सीधे हरा में चेंज हो जाता है। समझ गया। तो यही है रंग परिवर्तन। क्या है सर, ये रंग परिवर्तन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जलीय विलयन अम्लीय है, किस कलर का है, नारंगी, और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो नारंगी से हरा में चेंज हो जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन यहाँ पे दो कंडीशन है। एक होता है ऊष्माक्षेपी, और दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी कैसे लिखाता है जी, ऊष्माक्षेपी हो गया और ऊष्माशोषी। ठीक है, ये है ऊष्माक्षेपी और ये है ऊष्माशोषी। ताप में परिवर्तन, इसमें दो कंडीशन है, एक है ऊष्माक्षेपी और दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा का उत्सर्जन या निकलना, ऊष्मा निकलता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसमें है कि ऊष्मा का
अवशोषण, अवशोषण, उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा शोषी में उष्मा सोख लेता है और उष्मा छेपी में उष्मा का उत्सर्जन करता है, वो दे देता है कि ले जाओ। ठीक है, इसका है कि ये एरो चिन्ह है सर। इधर रहेगा अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, या प्रतिकारक, ठीक है, और एरो चिन्ह, और यहाँ पर प्रतिफल बनेगा, कोई प्रतिफल बना, और प्रतिफल के साथ क्या हुआ कि उष्मा भी निकला। तो उष्मा प्रतिफल के तरफ उष्मा रहेगा तो उष्मा छेपी होगा, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो प्रतिफल के तरफ उष्मा होगा सर, तो एरो चिन्ह के बाद उष्मा निकलेगा तो उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, और एरो चिन्ह के पीछे उष्मा रहेगा तो उष्मा शोषी क्या होगा। जैसे कोई पदार्थ है, यहाँ पे अभिकारक है, अभिकारक प्लस रहेगा उष्मा, और यहाँ पर प्रतिफल रहेगा, प्रतिफल, तो हम उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण समझ जाएंगे। जैसे उष्मा एरो चिन्ह के पीछे आएगा उष्मा शोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा, और जैसे ही एरो चिन्ह के बाद आपको प्रतिफल के तरफ उष्मा रहेगा तो उष्मा छेपी का एग्जाम्पल। अब जैसे समझेंगे एग्जाम्पल, जैसे कल्ली चूना, कल्ली चूना, चूना का नाम तो सुने हैं, इसका सूत्र होता है CaO, कल्ली चूना। और कल्ली चूना पर एगो ढेला ले लीजिए, ये ढेला ले लिया, इस पर जल डाल दीजिए, जल डाल दिए तो होगा क्या कि तुरंत ढांच पर उष्मा निकलेगा, अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन करेगा, उष्मा का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो कल्ली चूना पर इतना बड़ा ढेला है, इस ढेले पर आप क्या कीजिए, कल्ली चूना के एक ढेला लीजिए, उस पर जल गिराइए, देखिएगा कि अधिक मात्रा में उष्मा एकदम दाना दाना उत्सर्जन होने लगेगा। तो यह उष्मा छेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और इसके विपरीत, ठीक इसका विपरीत क्या हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया में। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया में सर और इसमें क्या होता है उष्मा शोषी में कि इसमें उष्मा का शोषण हो रहा है, अवशोषण, तो ये सोख लेता है उष्मा को, बाहर निकलने ही नहीं देता है। तो इसमें कह रहा है कि अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला जाता है तो क्या क्या बनता है, तो वहां पर उष्मा ये सोख लेगा। तो ये पहले इस पर नोट कर लीजिए, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, चलो ठीक है। तो उष्मा ये तो उष्मा छेपी में उष्मा निकलता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, और उष्मा शोषी में उष्मा निकलता नहीं है, उष्मा को ही अंदर ही सोख लेता है। तो ये सेकंड का एग्जाम्पल है, और ये है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड, एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड ले लिए, एक परख नली है कांच का, उसमें अमोनियम, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड है। और अमोनियम क्लोराइड के विलयन में परख नली में क्या डाल दिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH के होल 2, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड लिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl, और उसमें उस परख नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। अब डाल दिए तो क्या हो जाएगा, बनेगा सर, क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, बेरियम, और यार तो फॉर्मूला लिख देते हैं, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, फिर बनेगा अमोनिया NH3, और क्या बनेगा सर, बेरियम बन गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, और क्या अमोनिया बन ही गया, और फिर बन जाएगा जल, अब प्लस क्या हो जाएगा, जल हो गया। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया, इसका नाम लिख देते हैं, हाँ, बेरियम क्लोराइड,
ई है बेरियम क्लोराइड, इसी को अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और ये बन गया सर जल। तो ये क्या कर लेता है, और जब उस परखनली को आप स्पर्श कीजिएगा, जिस परखनली में आप डालें, ये परखनली है, ये परखनली है, इस परखनली में आप क्या कर लिए कि पहले से ही अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या है, ये NH4Cl है, NH4Cl इसमें आप डाल दिए, क्या डाल दिए, तो इसमें और डाल दिए सर, डालने वाला पदार्थ है BaOH के होल टू बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए तो रिएक्शन करने के बाद बन गया क्या, रिएक्शन करने के बाद बनता है BaCl2 NH3 और H2O जल। तो अब ये जो परखनली था ये उष्मा को सोच लिया, उष्मा निकलता तो गर्म रहता लेकिन निकलना ही नहीं, तो उष्मा नहीं निकला, तो जब इस परखनली को हम स्पर्श करते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो इसलिए जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ वो उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल होगा, इसे नोट कर लीजिए। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल होगा जिससे परखनली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, या यह क्या है, यह उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एक लास्ट बच रहा है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, हुआ जी हम ठीक। तो सर ये लास्ट है, और अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है। और आइए इसे समझ लेते हैं, अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है, अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये है सर मोम, और ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, मोमबत्ती जो है, कैंडल, ठीक है, जो प्रकाश को जलती हुई मोमबत्ती, इसको जरा गौर से देखिए, मोमबत्ती, ये क्या है, मोम की बनी हुई मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है सर, और यह जो मोमबत्ती है मोम, ठीक है, ये हो गया, और ये प्रकाश को क्या कर रही है, बिखेर रही है, प्रकाश को बिखेर रही है। तो ये जलती हुई मोमबत्ती है, और यह रासायनिक अभिक्रिया है। और ये जब मोमबत्ती है तो मोमबत्ती का कुछ भाग क्या होता है कि जलता है और कुछ भाग पिघलता है। सबसे पहले मोमबत्ती किस रूप में है, तो इसकी अवस्था सर ठोस है, ये ठोस अवस्था में है। आप लोग मोमबत्ती लेने मार्केट में गए, द्रव अवस्था में तो नहीं रहता है, इतना छोटा नहीं, इस तरह से निकालते हैं, उसमें धागा लपेटा हुआ रहता है, उसको बांधते हैं, जलाते हैं, धागा जलता है, तो ये जल रहा है, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती का चित्र है। और जलती हुई मोमबत्ती है तो इसमें मोम का कुछ भाग हीट होकर के पिघल करके इस तरह से टघलता है, इस तरह से नीचे को टघलता है, और मोमबत्ती के पिघले हुए कुछ भाग वाष्प में बदल करके वो जलना चालू कर देता है। मोमबत्ती का कुछ भाग वाष्प में बदल करके वो जलना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है जो मोमबत्ती की अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती ठोस है, ठोस से द्रव में आ रहा है, और द्रव से सीधे क्या हो जा रहा है, मोमबत्ती ठोस से आया द्रव, और द्रव से किस में गया, गैस, और गैस में परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, जल गया, जल उठा, और जलने पर क्या दिया, प्रकाश। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है। मोमबत्ती काम क्या है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है, ठीक है। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन,
कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मोमबत्ती लिए, मोमबत्ती को आप जलाएं, मोमबत्ती तो मोमबत्ती जला, जलने के बाद उसका कुछ भाग पिघला, पिघलने के बाद इस तरह से घर जाता है, आपके हाथ पर पिघल जाता है, जल जाता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं जल पाता है जितना जलना चाहिए। अच्छा है ना। तो ये जो है कुछ भाग पिघल जाता है और द्रव रूप में आ गया। अब कुछ भाग द्रव रूप में आने के बाद वो सीधे गैस में परिवर्तित होता है और वो जलने लगता है। वो क्या हो जाता है, जलने लगता है, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो मोमबत्ती का काम क्या है, मोमबत्ती का काम है कि रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश में परिवर्तित हो जाना। ये जो है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। ये जब जलता है तो हमें प्रकाश देता है, उष्मा देता है, ठीक है। तो मोमबत्ती लेते हैं तो पहले ठोस अवस्था में रहता है, उसके बाद जलाएं तो जलाने के बाद जब हीट होता है तो द्रव अवस्था में आया। अब द्रव तो पहले कुछ पदार्थ जलेगा तो जलते रहेगा, तो उसका कुछ भाग हीट होगा तो द्रव रूप में आएगा, और कुछ भाग द्रव रूप में आने के बाद इस तरह से टघर जाएगा, नीचे की ओर ढलान देकर के आगे बढ़ जाएगा, और कुछ भाग जो ऊपर रहा तो द्रव से सीधे आ गया गैस में, और गैस में आया तो गैस में आने के बाद फिर जल उठता है, और जल उठेगा तो प्रकाश देगा ही देगा। तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसकी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन होता है। तो हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की घटना घट रही है। हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं की घटनाएं जो है से घट रही है, समझ गए। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें प्रकृति में रासायनिक अभिक्रिया की घटना नहीं घट रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हो सके तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़ाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पार्ट 3 के साथ।